चलिए आज स्टार्ट करते हैं रियल एनालिसिस। ठीक है, ओके। तो रियल एनालिसिस में सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रियल एनालिसिस एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, आप लिख सकते हैं। ओके, रियल एनालिसिस इज branch of pure mathematics in which we study the real numbers sequence and series of real number and real functions। ओके, रियल एनालिसिस प्योर मैथमेटिक्स की वह शाखा है जिसमें हम रियल नंबर्स के बारे में, ओके, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर्स के बारे में और रियल फंक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं। ओके, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्योर मैथमेटिक्स की वह शाखा, सॉरी, real analysis is the branch of pure of mathematics in which we study the real numbers, okay, sequence and series of real number and real functions। okay, तो रियल एनालिसिस जो है एक्चुअल में थिंकिंग पावर्स को बढ़ाता है। आपको ज़्यादा मतलब इसमें विजुलाइज आप कर पाएंगे। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि रियल एनालिसिस में हम कौन कौन से बुक हमें पढ़ना है। मतलब कि रियल एनालिसिस में जो अच्छी किताबें हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद मैं सिलेबस डिस्कस करूँगा और फिर मैं स्टार्ट कर दूँगा। ओके, तो बुक्स के बारे में देख लेते हैं। रियल एनालिसिस बाई एनपी बाली। आपको पूरे बुक नहीं लेने हैं, मैं आपको बता रहा हूँ एक बार। जितनी अच्छी किताबें हैं वो सारी मैं बता दे रहा हूँ आपको। सेकेंड, रियल एनालिसिस बाई एसके मापा। ओके, रियल एनालिसिस बाई आर कुमार, वॉल्यूम 1 एंड 2। ओके, नेक्स्ट है मैथमेटिकल एनालिसिस। मैथमेटिकल एनालिसिस बाई सविता अरोरा
and S.C. Malik. Okay. Next, real analysis by Robert Z. Bartlett. Next, real analysis by Shanti Narayan. ओके, लास्ट जो आपको लेना है, ओके, वो है आपका रियल एनालिसिस बाय प्रोफेसर H.S. शुक्ला एंड B.N. प्रसाद, डॉक्टर B.N. प्रसाद. ओके, पब्लिकेशन कौन सा है? वंदना पब्लिकेशन. ठीक है, तो ये बुक के नेम्स हैं. रियल एनालिसिस की जितनी भी अच्छी किताबें हैं वो सारे मैंने यहाँ पे लिख दिया है. ठीक है, आप कौन कौन सी किताबें पढ़ सकते हैं पहले मैं वो आपको बता दूं. रियल एनालिसिस NP बाली की जो किताब है, इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल मिलेंगे. ठीक है, और भी किताबें अगर आप देखिए तो उसमें थियरम्स होते हैं, प्रूफ होते हैं, लेकिन ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा. लेकिन रियल एनालिसिस में NP बाली की जो किताब है ना, ये बहुत अच्छी किताब है. ठीक है, और आपका सिलेबस जो भी हो, पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर हो जाएगा. ठीक है, इससे थोड़ा सा टफ होता है हमारा रियल एनालिसिस बाय S.K. मापा. ये इससे और अच्छा स्टैंडर्ड हो जाता है. लेकिन सबसे पहले अगर आप अभी इस स्टेज पे हैं तो आप NP बाली की बुक ले सकते हैं. एक्चुअल में मैं आपको बता दूं कि अगर आप रियल एनालिसिस अगर सीख जाते हैं, और बिल्कुल आप सीख जाएंगे, कुछ भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है रियल एनालिसिस में. ठीक है, एक्चुअल में रियल एनालिसिस अगर आप सीख जाते हैं तो सपोज़ करिए कि आप BSc थर्ड ईयर में जाते हैं. ठीक है, BSc थर्ड ईयर में अगर आप जा रहे हैं, वहाँ पे आपको IIT JAM का एग्ज़ाम अगर सोच रहे होंगे देने के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे रियल एनालिसिस बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. ठीक है, आप BSc पार्ट 1 में पढ़े होंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पढ़े हैं ना. एक्चुअल में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जब आप थोड़ा सा हायर लेवल पे जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारा ये रियल एनालिसिस आ जाता है. यानी कि रियल एनालिसिस और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को जोड़ करके क्वेश्चन बनाया जाता है. तो बड़ी सीधी सी बात है कि डिफरेंशियल इक्वेशन तो ठीक है आपको आ रहा है, लेकिन अगर आपको रियल एनालिसिस नहीं आ रहा है तो फिर आप वहाँ पे क्वेश्चन नहीं कर सकते. ठीक है, और रियल एनालिसिस अगर आप सीख गए ना तो फिर आगे बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है. जैसे मान लीजिए रियल एनालिसिस, यहाँ पे मैंने आपको कहा कि प्योर मैथमेटिक्स की वह शाखा जिसमें हम रियल नंबर्स के बारे में, सीक्वेंस एंड सीरीज, रियल नंबर के सीक्वेंस और सीरीज के बारे में स्टडी करते हैं और रियल फंक्शन के बारे में स्टडी करते हैं. ठीक है, जब आप BSc थर्ड ईयर में जाएंगे तो अब मैं इसी को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर रहा हूँ. यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन के बारे में स्टडी करते हैं, तो ऐसा जो तो इसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कहते हैं. ठीक है, तो दिस इज़ रियल एनालिसिस, और रियल एनालिसिस के बाद हमारा क्या आता है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस. अभी मैं आगे आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, नंबर्स के बारे में बताऊंगा, फिर मैं धीरे धीरे आगे चीज़ों को प्रोसीड करूंगा. ठीक है, तो मैं यहाँ पे बता रहा था कि आपको इसे नहीं लेना है.
ठीक है। बीएससी थर्ड ईयर के बाद अगर आप पढ़ना चाहते हैं रियल एनालिसिस तो आप एसके मापा की बुक ले सकते हैं, ठीक है। और अभी आप इस स्टेज में एनपी बाली ले सकते हैं और रियल एनालिसिस बाई आर कुमार वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 ये दोनों आप ले सकते हैं। ये बहुत अच्छी किताब है, ठीक है। तो ये 2 किताब मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि आप इसे ज़रूर लीजिए, ठीक है। मैथमेटिकल एनालिसिस जो है सविता अरोड़ा एंड एस.सी. मलिक ये भी बहुत अच्छी किताब है, लेकिन आपको मैं अभी नहीं कहूँगा ये लेने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रॉबर्ट जी बार्टले। इसको अगर आपको कब, ये भी बहुत अच्छी किताब है, अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं ना तो ये सारी किताबें पढ़ने के बाद फिर आप इसे पढ़ेंगे तब जा कर के समझ में आएगा, क्योंकि ये बहुत ही टफ बुक होता है, ठीक है। तो इसे तो बिल्कुल ही नहीं अभी लेना है, ठीक है ना। रियल एनालिसिस बाई शांति नारायण भी आप ले सकते हैं, बट मैं अभी नहीं कहूँगा लेने के लिए। और सबसे पहले आपको जिस बुक से पढ़ाया मैं इन सारे बुक का यूज़ करूँगा, एनपी बाली, एसके मापा और ये आर कुमार, ओके, और फिर शांति नारायण एंड ये हमारा वंदना प्रकाशन का जो है, ठीक है। तो ये बुक आपको तो लेना ही लेना है, ठीक है बात। तो मैंने आपको कितनी बुक कहा है, एक ये, 1 2 एंड 3, ठीक है ना। तो ये बुक आप ज़रूर ले सकते हैं। रियल एनालिसिस की जितनी भी अच्छी किताबें हैं ये सारे मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और भी बुक होती है, अपोस्टल का होता है, लेकिन बिल्कुल मैं वो सब नहीं कहूँगा अभी पढ़ने के लिए। तो ये नोट कर लो पहले। हो गया। सिलेबस क्या है वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ना है, ठीक है। तो सिलेबस देख लेते हैं। सबसे पहले आपको पढ़ाया जाएगा बाउंड्स एंड इंटरवल, ठीक है। सबसे पहला बाउंड्स एंड इंटरवल। नेक्स्ट सेकेंड चैप्टर होगा आपका सीक्वेंसेस, मतलब सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, जो मैंने अभी यहाँ डेफिनेशन में लिखा है, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी, ओके। नेक्स्ट डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है बात। इसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा रीमान इंटीग्रल, रीमान इंटीग्रल, ओके। नेक्स्ट रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रल, ओके। नेक्स्ट चैप्टर होगा आपका, नेक्स्ट चैप्टर है आपका कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, ओके।
एंड नेक्स्ट चैप्टर है हमारा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। ठीक है, और लास्ट चैप्टर है आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है। ठीक है, सारे ही जितने भी आपके मतलब सिलेबस हैं वो सारे ही इन चैप्टर्स में सारे ही कवर हो जाएंगे। ठीक है, और आपको मात्र कितने क्वेश्चन करने होते हैं? 5 क्वेश्चन करने होते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन जो होता है वो हमारा कंपलसरी होता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो यहाँ लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी से ना 1.5 या 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। मतलब 20 मार्क्स लिमिट एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से पूछा जा सकता है। तो पासिंग मार्क्स के लिए तो काम चल जाएगा यहाँ से, लेकिन हमें सिर्फ पासिंग नंबर से तो मतलब है नहीं। एक्चुअल में सबसे पहले आपका ये एम होना चाहिए कि हमें रियल एनालिसिस सीखना है। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा कि अभी बीएससी पार्ट 1 का तो एग्ज़ाम दिए नहीं होंगे, आप देखे होंगे। अगर वहाँ पे आपको अलजेब्रा पढ़ाया गया होगा, उसमें थ्योरम्स होते हैं, प्रूफ होते हैं, कई बार आपको लिखना पड़ता है, फिर एग्ज़ाम में जाके लिखेंगे, फिर आपको नंबर्स मिलते हैं, है ना। तो सबसे पहले आप ये मानसिकता ये बना लीजिएगा कि हमें कोई चीज़ रटनी नहीं है। ठीक है, अगर आप ये मानसिकता बना लोगे कि हमें चलो ठीक है इस थ्योरम को रट लेंगे, हमें नंबर मिल जाएगा, क्या समझना है क्या नहीं समझना है, तो बिल्कुल ये मानसिकता ना आपको अपने माइंड में नहीं लाना है। बस आपको ये करना है कि जब तक ये हम लोग इम्प्रॉपर इंटीग्रल समाप्त नहीं कर देते हैं तब तक आपको माइंड में ये लाना है कि हम रियल एनालिसिस सीखना है हमें। ठीक है, सीखना और पढ़ना दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, माइंड में ये रखना है हमेशा, हर दिन, जितने दिन मैं आप क्लास लूँगा और जब तक आप सेकेंड ईयर में हैं और रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं, उसके बाद मैं इसकी गारंटी लेता हूँ कि आपको रियल एनालिसिस में इंटरेस्ट बन जाएगा। ठीक है, अच्छा ज़रूर लगेगा आपको रियल एनालिसिस, इसकी गारंटी हमारी है और बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं कि रियल एनालिसिस बीएससी पार्ट 2 का सबसे टफ पेपर है। आप सुने हैं, सुने हो ना, लेकिन टफ बिल्कुल भी नहीं है। आपको इस कदर पढ़ाया जाएगा कि चीज़ें सारी क्लियर होंगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आता है तो बेहिचक पूछना है, डरना नहीं है। ठीक है, कोई भी चीज़, छोटी चीज़ हो या बड़ी से बड़ी चीज़ हो। ठीक है, कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ, जैसे मान लो मैं थ्योरम प्रूफ करवाऊंगा, वहाँ पे कोई लाइन नहीं समझ में आया तो आपको तुरंत बोलना है कि सर ये कैसे हुआ। ठीक है, तो इसकी गारंटी मेरी है कि रियल एनालिसिस में आपको इंटरेस्ट बन जाएगा। ठीक है, अभी 1-2 दिन बाद आप देखेंगे कि एकदम पूरे मतलब फ्लो में आ जाएगा क्लास। ठीक है, तो ये रहा हमारा कौन कौन सी बुक आपको पढ़ना है। आप ये तो बुक ज़रूर ले लेना, एनपी बाली की, आर कुमार की। गोरखपुर में ये किताब नहीं मिलेगी, ये मिल सकती है। ठीक है, और ऑनलाइन देख सकते हो, और ये तो आपको मिल ही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो ये बुक ज़रूर ले लो, एनपी बाली और आर कुमार और ये वंदना प्रकाशन, 3 किताब अपने पास ज़रूर रखो। ठीक है, मैं आपको इसमें से इसका भी यूज़ करूँगा, इसका भी यूज़ करूँगा, आर कुमार को भी यूज़ करूँगा, सविता अरोड़ा को भी यूज़ करूँगा, और मैं यहाँ पे वंदना प्रकाशन का भी यूज़ करूँगा। इसका यूज़ मैं नहीं करूँगा। ठीक है, तो मैं इन मैक्सिमम यहाँ से सारी किताबों में सारे किताबों को देख करके फिर मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, बाकी ये वंदना प्रकाशन की किताब तो रहेगी। बस आपको ये करना है, जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं आप बिल्कुल पूछना। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। मिटा देना।
चलिए कुछ नंबर्स के बारे में जान लेते हैं जो हम लोग बचपन में पढ़े हुए थे, ठीक है। सबसे पहला सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम ऐसे डिनोट करते हैं कैपिटल N से, ठीक है। क्या होता है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं होता है, ये आप जान रहे हैं, ठीक है ना। इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता है। इन्फिनिटी का मतलब क्या है बताओ? इन्फिनिटी का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो कि अगर मैं एक बहुत बड़ा नंबर बताऊं, बहुत बड़ा नंबर मैं सोच करके आपको बताऊं, आप उससे एक ज़्यादा बता दोगे या 10 ज़्यादा बता दोगे? क्या ये प्रोसेस ख़त्म होने वाला है? नहीं। आप सागर जानते हो, सागर में से अगर मैं थोड़ा सा पानी अगर मैं निकाल भी लूँ तब भी उसको कोई इफेक्ट पड़ेगा। तो इन्फिनिटी का सीधा सीधा मतलब ये है, आप ऐसे समझते। पहले तो इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता, ठीक है ना। अभी मैं जब इंटरवल्स डिफाइन करूँगा तो वहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता है, ठीक है। और इन्फिनिटी का सीधा सीधा मतलब अगर ओरली भाषा में अगर हम देखें तो अगर मैं एक बहुत बड़ा नंबर बताऊं तो आप उससे एक ज़्यादा ज़रूर बता दोगे और ये पॉसिबिलिटी हमेशा रहेगी, आप हमेशा बता पाओगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप नहीं बता पाओगे, ठीक है। कोई दिक्कत? ओके। तो दिस इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं एक सीधा सा क्वेश्चन लिखता हूं, ध्यान से समझना एक एक चीज़, बिल्कुल मैं फास्ट नहीं पढ़ाऊंगा, बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि n जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, ठीक है बात। अच्छा, तो इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे? n को वेरी कराओगे, n को कितनी तरीके से सोच सकते हो? इनफाइनाइट। तो इस सेट में कितने एलिमेंट आएंगे? इनफाइनाइट। कोई दिक्कत? तो अगर मैं n की जगह पे 1 रखता हूँ तो 1, फिर 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। क्लियर है बात? यहाँ पे n को हम इनफाइनाइट तरीके से सोच सकते हैं। n की वैल्यू आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ से ले सकते हैं, और जब ये यहाँ पे पुट करेंगे तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे? इनफाइनाइट एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है। क्या इसमें कभी जीरो आएगा? बताओ, तुम बताओ, जीरो इसमें आएगा? क्यों? अभी जब आगे मैं सीक्वेंस पढ़ाऊंगा तो वहां पे आप देखिएगा, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट बताओ, होल नंबर क्या होता है? होल नंबर में सिर्फ हम क्या इंक्लूड करते हैं? ज़ीरो। तो ये हो गया हमारा 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है बात। ओके, नेक्स्ट हमारा सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर को हम ऐसे डिनोट करते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू क्या होता है? 0 ±1 ±2 +-3 एंड सो ऑन, ठीक है बात। ओके, अब आप ये बताओ z प्लस में क्या आएंगे? तुम बताओ z प्लस में क्या आएंगे? इसके एलिमेंट्स बताओ। 0 इज नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नॉर नेगेटिव इंटीजर बट इंटीजर। 0 जो होता है ना ही धनात्मक संख्या होती है ना ही ऋणात्मक संख्या होती है, लेकिन पूर्णांक संख्या होती है। इसको मैं दूसरे शब्दों में अगर बोलूं तो 0 इज नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नॉर नेगेटिव इंटीजर बट इंटीजर। तो अब बताओ z प्लस में एलिमेंट्स कौन से आएंगे? z प्लस का मतलब ये है कि हम पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और पॉजिटिव इंटीजर हमारा क्या होगा? 1 2 3 4
5 एंड सो ऑन। क्या सेट ऑफ नेचुरल नंबर और सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर में कोई अंतर है? समझ में आ रहा है? नहीं आएगा बोल देना, डरना मत। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर और सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर में कोई अंतर है? ठीक है बात? ओके। अब आप ये बताओ सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर क्या होगा? -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। ठीक है बात? ओके। नेक्स्ट बताओ सेट ऑफ रैशनल नंबर क्या होता है? किसी नंबर को हम रैशनल नंबर कहते हैं अगर उस नंबर को हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हो, जहाँ पे q जो होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। A number is said to be rational number if that number can be expressed in the form of p/q where q is not equal to 0। और एक चीज़ और कि p और q जो होते हैं ये किसके एलिमेंट होते हैं? सेट ऑफ इंटीजर के एलिमेंट होते हैं। बट आपको ध्यान देना होगा कि q क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर q 0 होगा तो उस केस में क्या मिल जाएगा? इनफाइनाइट मिल जाएगा। क्लियर है बात? ओके। तो सेट ऑफ रैशनल नंबर के लिए आप लिखिए x is such that x is equal to p/q where q not equal to 0। ओके। और p और q किसके एलिमेंट होंगे? सेट ऑफ इंटीजर के। और अगर किसी नंबर को हम p/q के फॉर्म में अगर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो उस नंबर को हम क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर। ठीक है ना? जैसे √2 हो गया, √3 हो गया। अच्छा बताओ पाई जो होता है, पाई रैशनल या इर्रेशनल? अभी मैं ये आगे डिस्कस करूंगा। ओके। सेट ऑफ रियल नंबर के बारे में बताओ। सेट ऑफ रियल नंबर क्या होता है? सेट ऑफ रैशनल नंबर और सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर का यूनियन, मतलब कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। क्लियर है बात? मतलब कि सारे रैशनल नंबर को और सारे रियल नंबर को मिला करके जो सेट बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? रियल नंबर। ठीक है बात? और एक चीज़ आप याद रखिएगा। ओके। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं यहाँ पे। अच्छा ये बताओ क्या सारे नेचुरल नंबर रैशनल नंबर होंगे? हाँ या ना? बोलो। मेरा प्रश्न ये है क्या सारे नेचुरल नंबर रैशनल नंबर होंगे? देख लो ना, 1 2 3 4 5 है, कुछ भी नंबर बोलो यहाँ से, उसे हम p/q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं? नहीं लिख पा रहे हैं? लिख पा रहे हैं। नीचे 1 लिख सकते हो ना, जैसे 4 है तो 4/1, 5 है तो 5/1 लिख सकते हो ना। इसका मतलब सारे नेचुरल नंबर क्या है? रैशनल नंबर है। ठीक है ना? सारे नेचुरल नंबर क्या है? रैशनल नंबर। अभी मैं रैशनल नंबर पे हूँ। ठीक है। अच्छा यहाँ बताओ क्या सारे होल नंबर सिर्फ 0 ही तो इंक्लूड हुआ? 0 हमारा रैशनल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। 0/1 लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में तो हो गया, और p और q दोनों इंटीजर में भी बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब ये हमारा सारे होल नंबर्स जो हैं वो भी क्या हो जाएंगे? रैशनल नंबर हो जाएंगे। अच्छा यहाँ पे बताओ क्या सारे इंटीजर हमारे रैशनल नंबर होंगे? बिल्कुल होंगे। -1/1 कर सकते हो, -2/2 कर सकते हो। ठीक है ना? -2/1 कर सकते हो, कर सकते हो। अच्छा यहाँ पे बताओ, ये तो नेचुरल नंबर ही हो गया, इसके बारे में क्या ख्याल है? -4/1, -3/1। इसका मतलब कि रैशनल नंबर के ऊपर मैंने जितने भी ये सेट लिखे हुए हैं ये सारे सेट कैसे हैं? रैशनल नंबर है।
अच्छा, क्या सेट ऑफ नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट होगा? क्या होल नंबर सेट ऑफ इंटीजर का सबसेट होगा? क्या इंटीजर इसका सबसेट तो नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, लेकिन ये इसका सबसेट हो जाएगा। क्लियर है बात? ओके। और यहाँ के ऊपर जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं ये सारे के सारे नंबर्स कैसे हैं? रियल नंबर हैं। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है ये सबसेट किसका होगा? ये सबसेट हो जाएगा हमारा, ये प्रॉपर सबसेट का सिंबल है, ठीक है ना। सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ होल नंबर, और होल नंबर क्या होगा? इंटीजर। क्लियर है? और इंटीजर किसका होगा? रैशनल, और रैशनल क्या होगा? रियल नंबर का। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर कोई दिक्कत हो तो आप बोल सकते हो। ठीक है बात यहाँ तक? ओके। अब एक चीज़ और, इसका मतलब ये हो गया ना कि अभी तक अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात अगर हम नहीं करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर जो z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b के फॉर्म में हम एक्सप्रेस करते हैं, सपोज करो कि इसके बारे में हम अभी हमें नहीं मालूम है, ठीक है, उसको अगर हम छोड़ दें, क्योंकि अगर आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ते तो मैं यहाँ पे लिख देता कि सेट ऑफ रियल नंबर इज द सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बट मैं वो नहीं करूँगा क्योंकि हम अभी रियल एनालिसिस डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ओके। इसका मतलब दुनिया में जितने नंबर हैं वो सारे नंबर कैसे हैं? रियल नंबर। क्लियर है? दुनिया में जितने भी नंबर हैं, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम छोड़ दें तो दुनिया में जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे कैसे हैं? रियल नंबर हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा, एक चीज़ और आप याद रखिएगा कि रियल नंबर को डिनोट करने के कुछ और भी तरीके होते हैं। सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर, ओके, सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर, यूनियन ज़ीरो, ठीक है ना, फिर यूनियन सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। डरना मत बिल्कुल ही इसको देख करके, ठीक है ना। ये हमारा क्या है? सेट ऑफ दुनिया के सारे नेगेटिव रियल नंबर, दुनिया के सारे पॉजिटिव रियल नंबर और यूनियन ज़ीरो। इसको लिखने का एक और तरीका होता है माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट। ये इंटरवल है, ये मैं अभी आगे कुछ देर बाद डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। ये हमारा क्या है? ओपन इंटरवल बोलते हैं, आप इंटरमीडिएट में आप इसे जानते होंगे। और इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता है, इसलिए इसमें बिलोंग नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा, ओके, तो ये रियल नंबर की बात मैंने कर लिया, ठीक है। अब ज़रा देखो, मैं कुछ चीज़ें और आपको बता दूं। अभी मैंने बताया कि सेट ऑफ रियल नंबर जो होता है वो सारे के सारे रैशनल्स और इररेशनल का यूनियन होता है। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है? सेट ऑफ रैशनल नंबर, और ये हमारा क्या है? सेट ऑफ इररेशनल नंबर। ठीक है बात? ओके। सेट ऑफ रैशनल नंबर और सेट ऑफ इररेशनल नंबर, ठीक है। अब एक वर्ड आता है अलजेब्रिक नंबर, अलजेब्राइक नंबर और ट्रांसीडेंटल नंबर, ठीक है। तो ट्रांसीडेंटल नंबर का आप डेफिनेशन लिख लो, मैं बोल रहा हूं। ट्रांसीडेंटल, TRANSCDENTAL, ट्रांसीडेंटल नंबर। ठीक है।
लिखिए, बोल रहा हूँ। ट्रांसीडेंटल नंबर इज ए नंबर, ट्रांसीडेंटल नंबर इज ए नंबर that is not the root of, that is not the root of that is not the root of any integer polynomial, any integer polynomial। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा नंबर हमारा ट्रांसीडेंटल नंबर कहलाता है जो नंबर किसी इंटीजर पॉलिनॉमियल का रूट नहीं होता है। जैसे अगर हम पाई की बात करते हैं, पाई 3.14 की अगर हम बात करते हैं, तो क्या ये किसी इंटीजर पॉलिनॉमियल का रूट पॉसिबल है? बताओ, नहीं, ठीक है ना। तो ये पाई जो है वो हमारा कैसा नंबर है? ट्रांसीडेंटल नंबर है। ठीक है बात, ओके। एक नंबर और होता है ई, जिसकी वैल्यू होती है 2.71 समथिंग, ठीक है, आगे तक है ये, ठीक है। ये नंबर भी जो होता है ये हमारा ट्रांसीडेंटल नंबर होता है, क्योंकि ये नंबर ई जो है ये हमारा किसी भी इंटीजर पॉलिनॉमियल का रूट नहीं होता है। ठीक है, तो बड़ी सीधी सी बात है कि हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इंटीजर पॉलिनॉमियल के जो रूट होते हैं ना, इंटीजर पॉलिनॉमियल के मतलब इसका अपोजिट, तो उस केस में वो नंबर्स क्या हो जाएंगे? अलजेब्राइक नंबर हो जाएंगे। ठीक है ना, ऐसा नंबर हमारा अलजेब्राइक नंबर होता है जो इंटीजर पॉलिनॉमियल का सिंपल सी बात है क्या हो? रूट हो। ठीक है बात, आगे चलें। किसी को कोई दिक्कत? ओके। नेक्स्ट है हमारा पाई जो होता है वो हमारा, जैसे मान लो 22/7, ठीक है ना, ये हमारा रैशनल नंबर होता है। ठीक है ना, लेकिन जब आप इसे डिवाइड कर दोगे, ठीक है ना, डिवाइड करोगे तो पाई की वैल्यू 3.14 आएगा। मतलब डिवाइड करने के बाद आपका जो भी वैल्यू आता है 3.14 आगे तक, ठीक है ना, ये हमारा रैशनल नंबर का एलिमेंट, मतलब ये हमारा रैशनल नंबर नहीं होता है। ठीक है ना, इसका मतलब कि 3.14 जो है ये हमारा किसका एलिमेंट होगा? इरैशनल नंबर होगा। ठीक है ना। अच्छा, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है मैं ये भी आपको डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो, हाँ एक चीज़ और, पाई हमारा किसका एलिमेंट होता है? सेट ऑफ इरेशनल नंबर, मतलब पाई हमारा इरेशनल नंबर होता है। और नंबर ई जो होता है वो भी हमारा क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। √2, √3 ये किस सेट ऑफ इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है ना, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, रियल नंबर, ओके, यहाँ पे एक तो इंटीजर, थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, और एक है हमारा डेसिमल। ठीक है, इंटीजर आप समझ रहे हैं,
लेकिन डेसिमल सिस्टम को हम 3 पार्ट में और कैरेक्टराइज करते हैं। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। ये आप नोट कर लेना, बड़ी अच्छी चीज़ है ये। सबसे पहला जो है वो है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, दूसरा है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग, वही रिपीटिंग या रेकरिंग। ठीक है, और लास्ट है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या होता है कि इसको हम अगर हिंदी में बोले तो कहते हैं शांत दशमलव। शांत दशमलव का मतलब ये है कि फ्रैक्शन उसका आप इजीली बना पाओगे। ठीक है, और अगर कोई ऐसा डेसिमल है जिसका फ्रैक्शन बन पा रहा है, उसको उस डेसिमल को हम क्या कहेंगे? रैशनल नंबर कहेंगे। ध्यान से समझना, मेरी बात बस इतनी है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग, मतलब कि अशांत दशमलव बट रिपीटिंग, मतलब रिपीट करेगा। जैसे मान लो टर्मिनेटिंग डेसिमल में, जैसे मान लो कि 0.52, ये रुक गया ना, कुछ दूर जा करके ये रुक गया। ठीक है, कुछ दूर जा करके ये रुक गया, ये हमारा शांत दशमलव है। और शांत दशमलव है तो इसका आप फ्रैक्शन बना सकते हो 52/100। ठीक है, तो ये नंबर कैसा होगा? रैशनल या इरेशनल? रैशनल नंबर होगा। क्लियर है बात? मतलब कि ऐसा डेसिमल नंबर जिसको आप फ्रैक्शन बना पा रहे हैं, तो उस केस में वो नंबर हमारा कैसा होगा? रैशनल नंबर होगा। क्लियर है बात? ओके, दूसरा बात यहाँ पे कहा जा रहा है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि अशांत दशमलव। ठीक है, कुछ दूर जा करके यहाँ पे रुकेगा नहीं, कुछ दूर जा करके यहाँ पे रुकेगा नहीं, ये चलता ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? रेकरिंग, मतलब कि वो रिपीट करेगा। इसका एग्जाम्पल जरा बताओ। जैसे मान लो मैं लिख रहा हूँ 0.56 56 56 56 56 एंड सो ऑन, रुका नहीं है, ये आगे तक अभी जा रहा है। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको कैसे लिखते हैं? 56 बार। और इसको अगर हम अगर इसका हम फ्रैक्शन बनाते हैं तो इसको हम कैसे लिखते हैं? 56/99। ये अर्थमेटिक का पोर्शन है, कभी अगर टाइम मिला तो मैं आपको पूरी चीज़ें, ये सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, इसका मतलब ये कि आप देख पा रहे हो कि डेसिमल सिस्टम को मैंने 3 पार्ट में कैरेक्टराइज किया। टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग, और लास्ट हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, मतलब कि अशांत दशमलव और रिपीट भी नहीं करेगा। ठीक है बात? ओके, बड़ी सीधी सी बात है। ये भी हमारा फ्रैक्शन बना ना, ये भी आप इसका भी फ्रैक्शन आप बना सकते हो। तो जिसका फ्रैक्शन बनेगा वो नंबर क्या कहलाएगा? क्या रैशनल नंबर कहलाएगा। मतलब कि हम कह सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग डेसिमल जो होगा, डेसिमल नंबर जो होगा, और टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जो होगा, वो दोनों नंबर कैसे होंगे? रैशनल नंबर होंगे। क्लियर है बात? ओके, अब हम यहाँ पे आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। आप एक काम करो, 22 में 7 से डिवाइड करो, कर सकते हो। जब आप डिवाइड करोगे, आप ये देख करके बताना कि क्या उसको आप फ्रैक्शन में बना पा रहे हो कि नहीं। अगर फ्रैक्शन बन गया तो बड़ी सीधी सी बात है, या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग होगा, और या तो वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। तो उस केस में हमारा पाई क्या हो जाएगा? मतलब 22/7 क्या हो जाएगा? पाई क्या होगा? 3.14 जो है वो क्या हो जाएगा? रैशनल हो जाएगा। लेकिन जब आप डिवाइड करोगे तो आप देखोगे कि ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा और नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग भी नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल कोई बताओ। इसका एग्जाम्पल ऐसे ले लो 0.1 2 3 4 5 6 7 एंड आगे
ये हमारा कैसा नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो ये नंबर कैसा हो गया? रैशनल या इरेशनल? इरेशनल नंबर हो गया। क्लियर है बात ना? ओके। तो पाई कैसा नंबर है? बताओ बताओ। इरेशनल। ई कैसा नंबर है? इरेशनल। √2 इरेशनल 1.414, फिर आगे फाइंड कर सकते हो। √3 1.732, आगे और भी चलता जाएगा। मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, ठीक है? तो ये आपको मैंने अभी सिर्फ रियल एनालिसिस का ये बिल्कुल जीरो था, मतलब वहाँ से हम शुरुआत करते हैं। आगे आप पढ़ेंगे अभी बाउंड्स एंड इंटरवल, तो वहाँ पे देखेंगे सारे नंबर्स की डिस्कस हम करते रहेंगे, और जैसे ही क्वेश्चंस आएंगे वो सारी चीज़ें मिलती जाएंगी आपको, ठीक है? तो अभी तक की क्लास में किसी को कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो बोल सकते हो। तुम बोलो, ये समझ में आ गया? झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं, झूठ मत बोलना। अगर आप यहाँ आए हो समझने के लिए तो समझ करके ही जाना, ठीक है बात? ओके, चलिए अब आप स्टार्ट करते हैं हम आपका बाउंड्स एंड इंटरवल, ठीक है? तो हेडिंग लगाओ। फर्स्ट चैप्टर इज बाउंड्स एंड इंटरवल। बाउंड्स एंड इंटरवल। टाइम क्या हो रहा है? चलो ठीक है, स्टार्ट हो जाएगा। बाउंड्स एंड इंटरवल। सबसे पहला डेफिनेशन जो है वो आप लिखिए, इंटरवल। इंटरवल मैं बोल रहा हूं, आप नोट करिए। चलिए लिखिए। सबसे पहले इंटरवल का डेफिनेशन, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, द सेट ऑफ all real numbers lying between two real numbers small a and small b, two real number small a and small b is called an interval, is called an interval। हो गया? ओके, थोड़ा सा समझ लो। देखो यहाँ से स्टार्ट हो गया है आपका रियल एनालिसिस, बीएससी पार्ट 2, ठीक है ना? ओके, दिस इज रियल लाइन। रियल लाइन का मतलब ये है कि दुनिया के सारे रियल नंबर यहाँ पे रखे हुए हैं, ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है बात? रियल लाइन, ठीक है? अब देखो, इंटरवल और सेट में कुछ अंतर होता है कि नहीं होता है? जब मैं इंटरवल, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर लूँगा, फिर मैं आगे आपसे खुद पूछूंगा कि बताओ इंटरवल और सेट में कुछ डिफरेंस है कि नहीं है। इंटरवल का मैंने अभी डेफिनेशन बताया, क्या बताया मैंने? कि एक मिनट, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर लाइंग बिटवीन टू रियल नंबर a एंड b इज कॉल्ड एन इंटरवल। मतलब ये कहा जा रहा है कि सपोज करो यहाँ पे कोई नंबर ले लो, मैं मान लेता हूँ स्मॉल a, यहाँ पे कोई नंबर ले लो स्मॉल b, ठीक है? अच्छा, अब एक चीज़ और बताओ, मैं अगर आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि a हमारा एक रियल नंबर है, b हमारा एक रियल नंबर है,
अब इन दोनों के बीच में कितने नंबर हैं? कितने हैं? इनफाइनाइट। बिटवीन टू रियल नंबर देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर एंड इनफाइनाइट इरेशनल नंबर। दो वास्तविक संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या और अनंत अपरिमेय संख्याएं मौजूद होती हैं। ठीक है। और मैंने अभी इंटरवल का डेफिनेशन क्या बताया कि दो रियल नंबर के बीच में जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं उन सबको हम क्या करें, लेकर के एक अगर हम सेट बनाते हैं तो जो वो सेट बनता है उसी सेट को हम क्या कहते हैं? इंटरवल कहते हैं। बात समझ में आ रही है? मैं फिर से रिपीट करता हूँ। ए हमारा एक रियल नंबर है, ये ओवरऑल हमारी रियल लाइन है। इस रियल लाइन पे हमने दो पॉइंट लिया ए और बी। ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जितने भी नंबर्स हैं इनको एक भी नंबर छूटना नहीं चाहिए। ठीक है ना? एक भी नंबर छूटना नहीं चाहिए। अगर एक भी नंबर छूट गया तो उस केस में वो इंटरवल नहीं होगा। यहाँ पे कहा गया है कि दिस सेट ऑफ ऑल रियल नंबर लाइंग बिटवीन ए एंड बी इज कॉल्ड एन इंटरवल। ठीक है ना? मतलब कि दो रियल नंबर ए और बी के बीच में यहाँ पे जितने भी नंबर मौजूद हैं ना, ये जितने नंबर मौजूद हैं इन सबको लेकर के अगर हम एक सेट बनाते हैं तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा इंटरवल हो जाएगा। ठीक है। इसका मतलब कि अब आप बताओ कि जो इंटरवल बन रहा है उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? इनफाइनाइट। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अच्छा, नीचे लिखो बीच में आर। एक और डेफिनेशन इसका, ए सबसेट एस ऑफ आर, ए सबसेट एस ऑफ आर is called an interval, is called an interval if a comma b belonging to S, x belonging to R, okay, a less than x is less than b, this implies that x belonging to S. ठीक है बात? ये हमारा एक्चुअल में जो मैंने यहाँ पे बोला है सेम बात उसको दूसरे शब्दों में यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है। यहाँ पे R जो है ना ये हमारा क्या है? सारे रियल नंबर। ठीक है बात? इसका एक सबसेट है वो क्या है हमारा? S। तो ये कहा जा रहा है कि ये S जो है ना, ये S जो है ये हमारा सेट ऑफ रियल नंबर का क्या कहलाएगा? इंटरवल कहलाएगा, यदि ये कंडीशन हमारी क्या हो? सेटिस्फाई हो। क्लियर है बात? ठीक है ना? अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई मतलब यस के एलिमेंट A और B, ठीक है, और एक x जो है वो कहाँ से है? सेट ऑफ रियल नंबर। वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, लेकिन पॉसिबल ये होनी चाहिए कि यहाँ पे x जो है वो S में बिलोंग अगर कर गया मतलब कि a लेस देन x लेस देन b। अच्छा, a और b दोनों तो S के एलिमेंट हैं, a और b S के एलिमेंट हैं, और ये कहा जा रहा है कि a लेस देन x लेस देन b। अगर यहाँ पे x है, हम मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे x है तो बड़ी सीधी सी बात है वो हमारा रियल नंबर भी होगा। ठीक है। एंड दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंगिंग टू S। अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है तो उस केस में जो ये हमारा सबसेट है ये सबसेट क्या हो जाएगा? हमारा इंटरवल हो जाएगा। तो ये बेसिक सा डेफिनेशन था हमारा इंटरवल का। यहाँ पे मैंने बताया कि दो रियल नंबर के बीच में जितने भी ये नंबर्स होते हैं अगर इनको हम लेकर के अगर एक सेट बनाते हैं तो उस केस में उस सेट को क्या कहेंगे? हम इंटरवल कहेंगे। ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारा ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को हम डिनोट कैसे करते हैं जरा देखो। ओपन इंटरवल को हम ऐसे डिनोट करते हैं,
कुछ लोग इसको ऑर्डर्ड पेयर पढ़ लेंगे, कुछ किताबों में ऐसे भी डिनोट किया गया है ए बी। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या होता है? x इज सच दैट x बिलोंगिंग टू R एंड a लेस देन x लेस देन b। ठीक है बात। नेक्स्ट हमारा क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल को हम डिनोट करते हैं एंड दिस इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? x इज सच दैट x बिलोंगिंग टू R, a लेस देन R इक्वल टू x लेस देन R इक्वल टू b। क्लियर है बात? ओके। नेक्स्ट इसे हम क्या पढ़ते हैं और इसे क्या पढ़ते हैं, जरा बताओ। अभी मैं बताता हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा? x इज सच दैट x बिलोंगिंग टू R, a लेस देन x लेस देन R इक्वल टू b। क्लियर है बात? नेक्स्ट x इज सच दैट x बिलोंगिंग टू R, a लेस देन R इक्वल टू x लेस देन b। ठीक है बात? कोई दिक्कत? अच्छा, क्या कभी x की वैल्यू a और b के बराबर हो सकती है? नहीं हो सकती। यहाँ पे a को हम a और b को क्या कहते हैं? एंड्स पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, आगे चल करके ये इन्फीमम और सुप्रीमम बनेगा, ये मैं आगे डिस्कस करूँगा। तो क्या इस ओपन इंटरवल ए बी में a और b बिलोंग करेगा? नहीं करेगा। इसको हम कितने तरीके से सोच सकते हैं? x बिलोंगिंग टू R और ये जैसे a लेस देन x लेस देन b, ये हमारा एक रियल नंबर, ये हमारा एक रियल नंबर, बिटवीन टू रियल नंबर देयर आर इनफाइनाइट रेशनल एंड इनफाइनाइट इरेशनल। तो इसको कितने तरीके से सोच पाओगे? इनफाइनाइट तरीके से। ठीक है बात? ओके, यहाँ पे देखो x की वैल्यू a के बराबर है और x की वैल्यू b के भी बराबर हो सकती है और x की वैल्यू a और b के बीच में लाई कर रही है। तो बड़ी सीधी सी बात है कि a और b दोनों इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है बात? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें a और b दोनों बिलोंग नहीं करते हैं, क्योंकि कभी x की वैल्यू a और b नहीं हो सकती। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि a और b दोनों क्लोज्ड इंटरवल के एलिमेंट्स होंगे। इसमें देखो x की वैल्यू b तो हो सकती है लेकिन a नहीं हो सकती। इसका मतलब b जो होगा, इसको हम बोलते हैं, इन दोनों को सेमी ओपन इंटरवल आर सेमी क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है बात? ये बोल सकते हैं। अच्छा, अब इसमें देखो a बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, बताओ। a इसमें बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है ना? a बिलोंग नहीं करेगा किसमें? लेकिन b जो होगा वो हमारा क्या होगा? बिलोंग करेगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, यहाँ पे ज़रा देखो, इसमें x की वैल्यू a हो जाएगी, हो और x की वैल्यू लेकिन b नहीं होगी। तो इस केस में क्या हो जाएगा? a हमारा बिलोंग करेगा दिस इंटरवल में, लेकिन b जो होगा वो हमारा बिलोंग इस इंटरवल में नहीं करेगा। कोई दिक्कत हो तो बोलो। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा इंटरवल का डेफिनेशन होता है। आपको ये बात याद रखनी होगी कि a और b जो होते हैं वो हमारा a b से छोटा होता है। ठीक है ना? जो भी ये इंटरवल यहाँ पर बनाए गए हैं, a की वैल्यू जो होगी b से हमेशा क्या होगी? छोटी होगी। मतलब ये कभी पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना? ये a की वैल्यू हमेशा b से क्या होती है? इसमें छोटी होती है। कोई दिक्कत? आप ये बताओ, यहाँ पे 2 हो सकता है और यहाँ पे 1 हो सकता है? इंक्रीजिंग आर्डर में हम चल रहे हैं ना, इंक्रीज कर रहे हैं ना। इधर से जब आओगे तब तो डिक्रीज करेंगे, लेकिन वो तो फेल हो गया ना। यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है। और इंटरवल के डेफिनेशन में भी ये कहा जाता है कि a की वैल्यू b से हमेशा क्या होगी? छोटी होगी।
ठीक है ना। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, हर जगह ये सब में क्या है, ए की वैल्यू बी से हमेशा छोटी होगी, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। ओके, तो ये रहा हमारा इंटरवल का डेफिनीशन। ये ओपन इंटरवल, इसको क्या कहते हैं, ओपन इंटरवल, इसको क्लोज्ड इंटरवल, इसको सेमी ओपन, इन दोनों को कहते हैं, या तो सेमी ओपन बोलो या सेमी क्लोज्ड बोलो। एक तरफ से ये बंद है, एक तरफ से ये ओपन है। यहाँ पे देखो, एक तरफ से बंद है, एक तरफ से ओपन है। ठीक है। अच्छा, अब आप ये बताओ, अच्छा एक चीज़ और देखो, आगे मैं बताऊंगा आपको कल की क्लास में कि लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होता है। ठीक है, कोई भी इंटरवल इनफाइनाइट कब होता है, इनफाइनाइट एलिमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ें मैं कल डिस्कस करूंगा। बाकी कहीं कोई आपको दिक्कत हो तो बिल्कुल बोल सकते हो। कल से फेयर कापी लेकर के आना, रफ पे नहीं लिखना है कि घर पे जा कर के फेयर करना है। ठीक है, फेयर कापी लेकर के आना। कल मैं पुनः यहाँ से स्टार्ट करूँगा बाउंड्स एंड इंटरवल से। ठीक है, और आप नोट्स भी बनाते रहिएगा, बाकी कोई दिक्कत होता है तो आप पूछते रहिएगा। ठीक है, चलो फिर आज के लिए बस इतना ही। कुछ पूछना तो नहीं है? चलो फिर कल मिलते हैं।